हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1905 तक देख लिया था कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हम लोगों ने देख लिया था। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का राइज हम लोगों ने देख लिया था। एक्स एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का राइज हम लोगों ने देख लिया था। ये हम लोगों ने देख लिया था। और ये क्यों राइज हुआ था, हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिससेटिस्फैक्शन विथ मॉडरेट्स, कि मॉडरेट्स से वो लोग डिससेटिस्फाइड थे और जो कर्जन का रिएक्शनरी पॉलिसी था, दीज टू आर द मेन फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। कर्जन का कौन-सा पॉलिसी था, हम लोगों ने एक मेन तो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो हम लोगों ने नहीं देखा था, वो हम लोग आज देखेंगे। और आपको ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म है, ये आपको माइंड में रखना है, बैक ऑफ द माइंड में रखना है। और इससे भी इम्पोर्टेंट कि आपको जो मॉडरेट्स का पॉलिसी था, वो आपको दिमाग में रखना है कि मॉडरेट्स का डिमांड क्या था, मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और डिससैटिस्फैक्शन क्या था। ये 3 चीज़ आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए वो पहले कवर किया था कि हम लोग का स्टोरी जैसा मूव करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का आज टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट। आज हम लोग स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे, स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एक साथ पढ़ेंगे और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे रॉलेट एक्ट में। तो सीधा रॉलेट एक्ट पे चले जाएँगे। उसके बीच में हम लोग रिवॉल्यूशनरी पढ़ना है, तो रिवॉल्यूशनरी का एक अलग लेक्चर आपका होगा, क्योंकि ह रिवॉल्यूशनरी 2 फेज़ में इंडिया में आया था। एक तो जब अर्ली 1900 से स्टार्ट होता है, और एक जो बाहर होता है गदर मूवमेंट होता है वो, और एक जो था जो 1920s के बाद होता है, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो दोनों का डायमेंशन बहुत डिफरेंट होता है, दोनों का फीचर बहुत अलग है, दोनों का मतलब नेचर बहुत अलग है। तो हम लोग रिवॉल्यूशनरी का एक अलग से क्लास करेंगे, उसमें लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट। तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था? तो आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बैकड्रॉप में हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कि कमेंट ऑन द स्वदेशी मूवमेंट, या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से कि ये किस बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट किस बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द रिस्पॉन्स ऑफ, आपको लिखते चलना है मेरे साथ, इन द रिस्पॉन्स ऑफ, इन द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल विद विद ट्विन ऑब्जेक्टिव, ट्विन ऑब्जेक्टिव, विद ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव का मतलब मेनली इसका ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा था, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला था, अब स्वदेशी वर्ड से आपको ये क्लियर हो जा रहा होगा, जो स्वदेशी वर्ड है, इससे ही आपको क्लियर हो रहा होगा क्या, कि जो देशी है उसको प्रमोट करना है और जो विदेशी है उसको बाइकआउट करना है। ये स्वदेशी वर्ड से आपको ये बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा, मैं इसे साफ करके फिर से लिख रहा हूँ। जो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होगा, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे करके लिखिए आप। ये आपका इंट्रोडक्शन बनेगा यहाँ से, क्योंकि इंट्रो में ही आपको ये लिखना है। और आपको नोट्स मिल जाए तो इसे नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, आप बस मेरे साथ स्ट्रक्चरिंग करते चलिए। 2 ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट इंडियन गुड्स, टू प्रमोट इंडियंस गुड्स एंड बायकॉट ब्रिटिश गुड्स। इंडियन गुड्स को प्रमोट करना है और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना। अब इंडियन गुड्स को प्रमोट करने का मतलब जो भी इंडियन से, इंडियन इंडस्ट्री हो गया या फिर इंडियन एजुकेशन हो गया, सबको प्रमोट करना है, और जो भी ब्रिटिश ऐसे इंग्लिश एजुकेशन है, सबको बायकॉट करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? अपोज, अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 2 ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी मूवमेंट का जो स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियरली आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे तो यही 2 ऑब्जेक्टिव के इर्द-गिर्द पूरा आंसर आपका घूमेगा, ठीक? अब जब आप ये दोनों लिख लोगे, तो हम लोग आगे बढ़ते अब देखते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में अभी पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या नेचर था, क्या फैक्टर था, वो डिटेल में देखेंगे। पहले आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव को समझिए। तो जब आपका ये हो जाएगा, तो हम लोग पहले समझते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए,
पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं हम लोग। पार्टीशन ऑफ, जब आपका इंट्रो हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट का, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है पार्टीशन ऑफ बंगाल में, कि आपको एक टाइमलाइन याद रखना है। टाइमलाइन याद रखना है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कब करती है, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है 1903 में कि हम लोग पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो स्टैंस होता है वो क्या होता है कि बंगाल बहुत ही बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग बंगाल को डिवाइड करेंगे। लेकिन उसका रियल इंटेंशन क्या होता है? रियल इंटेंशन होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम बना करके कैसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल खेल रहा था। तो ये अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए आपको ये डायग्राम बनाते चलना है मेरे साथ। कलर चेंज कर रहा हूं मैं। देखिए 1903 आपको ये मेरे साथ बनाते चलना है। 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। आप पीटी के लिए पढ़े होंगे तो आपको ये डेट जो है दिमाग में कहीं न कहीं आ गया होगा कि हम लोग पीटी में जब पढ़े हैं तो इस तरह का जो डेट है, वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं घूम रहा होगा कि हम लोग कहीं पढ़े हैं। तो जो फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, फॉर्मल डिक्लेरेशन, फॉर्मल डिक्लेरेशन का मतलब कि हम लोग जो बंगाल का पार्टीशन करेंगे, वो 1903 में, दिसंबर 1903 में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लोग को पार्टीशन करना है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट होती है 9 जुलाई 1905 को गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग अब बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। इस दिन से मतलब इस वक्त क्या होता है कि दिमाग में गवर्नमेंट का आता है, ऐसा डिक्लेयर करती है, लेकिन इस वक्त क्या होता है कि कर्जन ऑफिशियली बोलता है, कर्जन ऑफिशियली डिक्लेयर करता है। ऑफिशियली कर्जन जो है ऑफिशियली क्या करता है कि डिक्लेयर करता है, ऑफिशियली डिक्लेयर करता है। जब कर्जन ऑफिशियली डिक्लेयर करता है तो डिक्लेरेशन से इसी के डिक्लेरेशन से एक रिएक्शन पैदा होता है। रिएक्शन पैदा होता है कैसा? ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए, और इस दिन कैलकाटा टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में ऑल पार्टी मीटिंग होता है, जितने भी बंगाल के बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ होते हैं सबका मीटिंग होता है। और वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है या फिर जो ब्रिटिश गुड्स है, जो भी है, हम लोग बायकॉट करेंगे। और इसी दिन से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट का ये लोग ये करते हैं। 9 अक्टूबर 1905, एक सेकंड सॉरी, 9 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, इन्फोर्समेंट होता है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसका इन्फोर्समेंट होता है। स्पेलिंग देख लीजिए, जगह नहीं है तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा। अब जब 16 अक्टूबर 1905 को जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में आ जाता है, तो जब आप इंट्रो लिखेंगे तो इंट्रो लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसे ही आपका इंट्रो खत्म होगा, आपका ये फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए इंट्रो के बाद। आपको इतना समझ में आ गया होगा। 16 अक्टूबर 1905 को जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फोर्स कर दिया जाता है, तो उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। उस दिन लोग फास्टिंग करते हैं, उस दिन लोग एक-दूसरे को राखी बाँधते हैं, उस दिन लोग रोड पे पैदल चलते हैं, अमार स्वर बांग्ला गाते हैं, सॉरी वंदे मातरम गाते हैं। अमार स्वर बांग्ला भी इसी वक़्त रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज़ किया था। तो ये सब चीज़ है, ठीक? वो हम लोग देखेंगे नेचर और फीचर्स में कि स्वदेशी मूवमेंट का नेचर क्या था, कोर्स क्या था, फीचर क्या था। ये इतना आप समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आपका इतना हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है कि आपको मैप ड्रॉ करना है बंगाल का। देखिए, एक रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है, कोई मतलब बहुत ये नहीं करना है कि एक रफ ही मैप बनाना है। ये बंगाल का एक रफ है, उस वक़्त का भी का नहीं, उस वक़्त का एक रफ मैप है ये बंगाल का। अब देखिए, अब डिवीज़न कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे। ये डिवीज़न आप मैं बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन आपको कोई छोटा में
इसको दिखाना है। ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, बोलते हैं ईस्ट ईस्ट बंगाल। ये जो पोर्शन होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल। अब देखिए, जो ईस्ट बंगाल है, इसमें कौन-कौन सा स्टेट आ जाएगा? आप वैसे भी देख सकते हैं इसको, आसाम आ जाएगा, जो बांग्लादेश है उस वक़्त का वो आ जाएगा, ये सब आ जाएगा और ये एरिया में क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं। अब इससे आपको एक चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा ये देखने के बाद, ये जो एरिया है, आपको लग रहा हो कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, आपको सही लग रहा है ये, क्योंकि डिवाइड ही वैसे किया गया था। 1 सेकंड, ये क्या होता है? मुस्लिम मेजॉरिटी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और ये क्या है? हिंदी सॉरी हिंदू मेजॉरिटी एरिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया। अब आप यहाँ पे गेम समझिए, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो हिंदू जो बंगालीज होते थे, हिंदू बंगालीज, वो यहाँ माइनॉरिटी हो जाते हैं और यहाँ जो हिंदू जो यहाँ हिंदू रहते हैं और जो बंगाली होते हैं, वो यहाँ लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटीज हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ का लैंग्वेज जो डोमिनेट करता है, वो बेसिकली क्या करता है? हिंदी। और यहाँ बंगाली होता है, यहाँ बंगाली लैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी बना दिया जाता है लोगों को। यहाँ जो होता है, यहाँ रहता है बंगाली, लैंग्वेज बंगाली रहता है, लेकिन यहाँ पे जो जो भी बंगालीज होते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज बन जाते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज। और यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आप देख रहे हैं, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आप देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बंगाल को बांटा गया था, कि जो ईस्ट बंगाल है उसमें आसाम इधर भी बंगालीज है, इधर भी बंगालीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये एरिया है, ये एरिया बेसिकली बंगाल तो यही था, अभी अभी का जो बंगाल है ये था। तो जो इधर के लोग हैं, जो इधर के लोग हैं, ये बोलते तो बंगाली थे, लेकिन अगर रिलीजन के बेसिस पे देखा जाए तो ये लोग माइनॉरिटीज हो जाते हैं। इधर के भी लोग हैं दोनों हिंदू, लेकिन जो इधर के हिंदू हैं, वो लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटीज हो जाते हैं, क्योंकि इधर जो है वो हिंदी डोमिनेट करता है और इधर जो है रिलीजन डोमिनेट करता है। आप देख लो किस प्लानिंग से बांटा गया था। और ऑलमोस्ट उसमें बंगाल का पॉपुलेशन ऐसा माना जाता है कि 78 मिलियन के अराउंड था। आपको ये सब नोट से मिल जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से बंगाल को बांटा गया था, कितना चालाकी से बंगाल को बांटा गया था। तो आपको ये बताना है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि ऑफिशियल जो रीजन दिया गया था कि बंगाल, आप ऑफिशियल रीजन ये दीजिए कि जो बंगाल है उसमें अराउंड 78 मिलियन पॉपुलेशन था। तो बंगाल को इसलिए बांटा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बांटा गया था बंगाल को। लेकिन आप जो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, जब आप साइड में जब आंसर लिखिएगा तो साइड में आपको ये मैप बनाना है। मैप ऐसे ही दिखाना है जैसे मैंने दिखाया है, और आपको ये सब नोट से मैप मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद से ही बनाना है। साइड में आपको दिखाना है कैसे जो बंगालीज़ था उस वक़्त का, जहाँ पे सेंटर ऑफ नेशनलिज़्म था, जहाँ से नेशनलिज़्म का राइज़ हुआ था बंगाल में, वो कैसे दोनों साइड माइनॉरिटीज़ हो जाता है। एक साइड रिलीजियस माइनॉरिटी, एक साइड पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये रहता है वेस्ट बंगाल, ये होता है ईस्ट बंगाल। मतलब किस तरीके से देखिए बाँटा गया है। तो अब हम लोग इतना तो देख लिए, अब हम लोग एक चीज़ इससे भी पीछे चलते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट में हम लोगों ने सिर्फ़ ये तो नहीं देखा कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट इसलिए हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, इस कारण से तो नहीं था। एक कारण ये था, एक ऑब्जेक्टिव और था कि उसमें क्या था ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियन गुड्स है, उसको प्रमोट करना और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना है। तो वो ऐसा क्यों? अब वो समझते हैं। देखिए, प्रमोट इंडियन सॉरी 1 सेकंड, प्रमोट इंडियन गुड्स एंड बायकॉट ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, ये
अब समझते हैं ऐसा क्यों? क्या रीज़न क्या रहा? ये समझते हैं। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, उस कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स में हम लोगों ने एक क्या देखा था? एक हम लोग देखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। आपको याद होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देखा था कि यहाँ से जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा था। मतलब हम लोग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड के कंज्यूमर बन चुके थे। ब्रिटिश हम लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, वहाँ से ब्रिटिश मैन्युफैक्चर करके भेजता था। अब जिससे क्या हुआ था कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था या फिर जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्री था, वो खत्म हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज था वो सब खत्म हो गया था, वो सब बर्बाद हो गया था। ये क्यों? आप ये आपको ये ध्यान रखना कि प्रमोट ऑफ इंडियन गुड्स एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स क्यों? क्यों ऐसा जो स्वदेशी मूवमेंट था, वो सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण नहीं स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड में चल रहा था। तो 2 रीज़न तो ये हम लोग देख लिया। तीसरा रीज़न आप लोग देख रहे हो कि अर्ली नेशनलिज्म का राइज था। आप देख रहे हो कि बाल गंगाधर तिलक उस वक़्त आ रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल आ रहे हैं। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनका राइज इसी वक़्त हो रहा था। जब हम लोग देखेंगे कि जो अ अ, इस वक़्त राइज हो रहा था और ऊपर से एक एक चीज़ और था, आप च इसको पहले लिख लीजिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म का राइज होगा तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ ब्रिटिश को हटाना नहीं है। नेशनलिज्म का मतलब हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, हम लोग अपना गुड्स को, जो भी हमारा जो देश अभी अभी जैसे देखिए आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत क्या, वो नेशनलिज्म से ही इंस्पायर्ड है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो देसी है, जो इंडिजीनियस गुड्स है, उसको हम लोग कंज्यूम, जैसे आप देखेंगे मोदी जी भाषण में बोलता है कि जो चाइनीज़ टॉयज़ है उसको हम लोग नहीं खरीदेंगे। जो इंडियंस मैन्युफैक्चरिंग है उनका जो खिलौना था वो खरीदने के लिए, या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट है, चाइनीज़ गुड को बायकॉट्स करो, जो इंडियन गुड्स है उसको हम लोग को अपनाना है, इंडियन मोबाइल को यूज़ करना है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब नेशनलिज़्म ही तो है, ये चीज़ है। चौथा जो था कारण, चौथा कारण था ब्रिटिश का डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ब्रिटिश, और वैसे ही ब्रिटिश का ब्रिटिश पॉलिसी, मतलब ओवरऑल पॉलिसी ब्रिटिश का, जैसे आप प्लेग कमीशन उस वक्त आया था, डिफरेंट डिफरेंट कमीशन आया था। तो ये सब जो रीजन था कम्युलेट कर करके होता क्या है कि जैसे इस सारा रीजन एक्युमुलेट होता है, कल्मिनेट होता है, और जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट का राइज होता है। लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट जैसे होता क्या है ना, कि जैसे आप पढ़े होंगे जब 1857 रिवॉल्ट हम लोग पढ़े थे, देखे थे कि बहुत सारा काउस था, लेकिन उसमें एक इमीडिएट काउस था। इमीडिएट काउस क्या था कि जो एनफील्ड राइफल था उसमें जो सा कार्टिलेज था वो पिग और गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो इसी तरीके से जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसका इमीडिएट जो रीजन है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन सिर्फ वो एक काउज नहीं है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने का, देयर आर न्यूमरस काउज, देयर आर वेरियस काउज, जिसके कारण से पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी, जिसके कारण से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हम लोग लिखेंगे, और वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है जो हम लोग माइंड में बनाए, उसे इमीडिएट काउज लिखेंगे। तो हम लोग आगे चलकर देखते हैं वो हम लोग क्या लिखेंगे उसे, इमीडिएट काउज। इमीडिएट काउज में पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 2 चीज़ हम लोग देख लें कि 2 कॉज है, तो उतना सारा कॉज था, जो बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड मेंशन करना। अगर आपसे मान लीजिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बस इसी तरीके से जो बैकग्राउंड है ऐसे-ऐसे करके दिखा देना है एक लाइन में। जो हम लोगों ने बताया, साइड में यहाँ पे मैप बनाना है, साइड में यहाँ पे मैप बनाना है, और इस तरीके से दिखा देना है। लेकिन अगर आपसे 38 नंबर में अगर यहाँ से प्रश्न आता है, जो कि तब हम लोग को पूरा इस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि हम लोग को दोनों तरीके से तैयार रहना है, दोनों तरीके से हम लोग को तैयार रहना है। अब देखिए, ये तो बैकग्राउंड हो गया, दोनों जो बैकग्राउंड हम लोग समझ लिए।
अब हम लोग समझते हैं इसका की एस्पेक्ट्स मतलब जो इसका नेचर है, किस तरीके का नेचर था, की एस्पेक्ट्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है? स्वदेशी मूवमेंट का कुछ तो फीचर रहा होगा, तो उसका फीचर्स क्या है? अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो दूसरा सब हेडिंग होगा हम लोग का की की एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट, की एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट्स। जी, की एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट्स है कि जो क्या एस्पेक्ट्स रहा स्वदेशी मूवमेंट का, या फिर इसका नेचर कैसा था, क्या इसका फीचर्स था, नेचर्स था, सब इसी में हम लोग लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फीचर्स, नेचर, कुछ भी पूछे आप मिला-जुला के आपको यही लिखना है। तो सबसे पहला जो फीचर्स था या फिर इसका की एस्पेक्ट्स कर लीजिए या फिर नेचर था, तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। मतलब इकोनॉमिकली इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है, जो आत्मनिर्भर हम लोग देखते हैं। आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर किस चीज़ में? जो इंडस्ट्री, जैसे कि आप देखोगे कि उसमें प्रफुल्ल चंद्र जो थे, वो बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। प्रफुल्ल चंद्र जो पीसी चंद्र बोलते हैं हम लोग उसको उनको, वो बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। उसी समय नेविगेशन कंपनी स्टार्ट होता है चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। तो ये सब क्या था? ये सब जो उस वक़्त का जो हमारा इंडस्ट्री था, उसको इंडिजीनियस बनाने का प्लान था, कि हम लोग जो ब्रिटिश से हम लोग लेकर गुड्स लेते हैं, वो ना लेकर के हम लोग खुद ही डेवलप करें। आप देखोगे कि उसमें रतन टाटा भी टाटा स्टील का स्थापना होता है, उसी वक़्त होता है। जैसे आप और भी देखोगे, जैसे कि शुगर मिल स्टार्ट होता है बिहार में, या फिर कुछ भी मतलब जो भी उस वक़्त इंडस्ट्री बन रहा था, तो उसका एक ही फैक्टर था कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, हम लोग इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो टेक्सटाइल, उस वक़्त टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा हैंडलूम जो है इंडस्ट्री आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। तो इन सब आने का रीज़न पीछे क्या था? यही था कि इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंस इंडिया को बनाना है। दूसरा जो एस्पेक्ट इसका है, दूसरा जो एस्पेक्ट है, वो है बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मतलब अब कैसे बायकॉट करा, ये समझिए। तो इसको क्या होता है, बर्निंग, क्लॉथ्स को जलाते हैं, क्लॉथ्स को जैसे जो क्या उसे बोलते हैं, जो धोबी होता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है क्लॉथ वॉशिंग से। रिफ्यूज़ल टू वॉश फॉरेन या ब्रिटिश मेड क्लॉथ। अब ब्रिटिश मेड क्लॉथ का मतलब जो मैनचेस्टर में बनता था, जो लिवरपूल जो वहाँ का जो टेक्सटाइल हब है, वहाँ बनता था। इन सब को क्या करता है कि जो धोबी होता है, वो कपड़ा साफ करने से मना कर देता है। लोग कपड़ा को जलाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते नहीं है। उसी वक़्त कहीं न कहीं खादी-वादी मतलब लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दिए थे। तो ये सब क्या था? ये सब था बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जैसे ब्रिटिश का जो मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम है, अभी थर्ड एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे कि जो उस वक़्त का एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश का, उसको उसको बायकॉट किया जा रहा था कि जो उसी वक़्त आप देखोगे कि नेशनल स्कूल जो होता था, वो बना था, जिसके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था, जिसके प्रिंसिपल जो थे, वो अरविंदो घोष को बनाया गया था। तो ये सब क्या था? इंडिजीनियस एजुकेशन आप कह सकते हो। इंडिजीनियस एजुकेशन उसी वक़्त आप देखोगे कि जो भारत माता का जो पोर्ट्रेशन है, वो भी उसी वक़्त दिया जाता है अभिनवनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये सब क्या है? ये सब जो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, जो कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाता है एजुकेशन के थ्रू या फिर आर्ट्स के थ्रू। उसी वक़्त आप देखोगे कि जो रवींद्रनाथ टैगोर है, अमार सुराल बांग्ला भी कंपोज़ करते हैं, उसी वक़्त कंपोज़िशन होता है। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है कि जो इंडिया का जो कल्चर है, कितना डाइवर्स है, और हम लोग फिर ब्रिटिश से उस तरीके से फाइट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब आगे ये नेशनल एजुकेशन में आ जाएगा, जो इंडिजिनियस एजुकेशन है, जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल है, उसी में ये आ जाएगा। और हम लोग ने प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो देख ही लिया, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में हम लोग प्रमोशन ऑफ इंडियन जो इंडस्ट्री है, वो हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से
किस तरीके से लोग का रिएक्शन, ये तो हम लोग देख लिए कि जो अपर स्ट्रेटा लोग है वो रिएक्ट कर रहे थे, मासेस का रिएक्शन क्या था। तो कहीं ना कहीं 1857 के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट था, अ, मतलब लार्ज एक्सटेंट में तो नहीं, गांधीयन मूवमेंट जैसा मास मूवमेंट तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग रोड पे आ गए थे। जैसे कि आप देखोगे कि लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, जो 16 अक्टूबर था, तो 16 अक्टूबर के दिन लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। ये सब आपको नेचर में लिखना है, फीचर में लिखना है। फास्टिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि मौन रखते हैं, और ऊपर से लोग क्या करते हैं कि उस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों? क्योंकि जो हिंदू है, जो हिंदू बहन है वो मुस्लिम को राखी बांधे, जो मुस्लिम है वो, तो ये सब क्यों? जो ईस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, लोग राखी बांधे क्यों? वो दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश ने डिवाइड तो कर दिया था बाउंड्री, बट दोनों का जो कल्चर है या फिर लोग हैं वो एक है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, ये सब चीज था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब 7 तारीख को हम लोग देख ही लिया था कि 7 तारीख को स्वदेशी मूवमेंट का ऑफिशियली लॉन्च हो गया था। अब हम लोग मोड ऑफ प्रोटेस्ट में देखते हैं कि मोड किस तरीके से चीजों को किया जा रहा था। तो लोग क्या करते हैं कि फास्ट करते हैं, ये सब लोग हमने देख ही लिया। लोग नंगे पैर, बेयर फुट लोग क्या करते हैं कि रोड पे चल रहे हैं। रोड पे चलते हुए वंदे मातरम, उस वक्त वंदे मातरम उसी और इसी वक्त वंदे मातरम पॉपुलराइज हुआ था। वंदे मातरम लोग गा रहे हैं, इसी वक्त जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम है, ये पॉपुलराइज किया गया था इसी वक्त। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, आमार सुनार बांग्ला दिए थे, जो आगे जाके अभी बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ये अमार सोनार बांग्ला कंपोज किए थे। तो ये सब अब इसी वक्त आप देखोगे, नेक्स्ट जो आप हम लोग 4-5 पॉइंट देख लिए हैं, आई थिंक यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। आप देखोगे सेक्रेट सोसाइटी बनता है, सेक्रेट समितिज, जैसे स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त का रहता है, या फिर स्वदेश गीतम, स्वदेश स्वदेश गीतम। अब वीयू चिदम्बरम पिल्लई का रहता है ये। स्वदेश, तो ये सब क्या, ये सब सीक्रेट सोसाइटी बन रहा है जो पब्लिक मोबिलाइजेशन या फिर पब्लिक के पास पब्लिक अवेयरनेस का काम करती है। इसी वक्त कांग्रेस का भी एक सेशन होता है 1905 में, जो बनारस में होता है, और उसके गोखले प्रेसिडेंट रहते हैं। और उस वक्त जो फॉर्मल जो क्या कह सकते हो उसे, कि जो मतलब कंसेंट दिया जाता है स्वदेशी मूवमेंट को, कि ठीक मतलब उस तरीके से। तो मैं भूल रहा हूँ टर्म, मुझे याद नहीं आ रहा। 1900 कांग्रेस क्या करेगा, अच्छा मैं भूल रहा हूँ टर्म, आपको नोट से मिल जाएगा, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो वो होता है फिर आपको 1906 में पता है कि दादा भाई नौरोजी कलकत्ता सेशन में प्रिसाइड करते हैं, और वो स्वराज फॉर्मल जो डिक्लेरेशन होता है स्वराज का कांग्रेस के थ्रू, तो वो होता है 1906 में। ये हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ और लीडर को देखते हैं, जैसे आनंद मोहन बोस होते हैं, या फिर आप देखोगे कि जो भी हीरोइज्म होता है, इसका एक फीचर और था, इंडिविजुअलिस्टिक हीरोइज्म, मतलब इंडिविजुअल हीरोइज्म। इंडिविजुअल हीरोइज्म, वैसे हम लोगों ने ये जब हम लोग एक्सट्रीमिस्ट लिस्ट पढ़े थे, तभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। तो ये सब भी उसी उसी वक्त क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग देख लेते हैं किस नेचर क्या होता है, किस तरीके का जो स्वदेशी मूवमेंट चल कैसे रहा था, ये था। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इसका वीकनेस क्या रहा, स्वदेशी मूवमेंट का वीकनेस क्या रहा। अच्छा, वीकनेस से पहले हम लोग क्या सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, जल्दी से सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है स्वदेशी मूवमेंट का। अब सिग्निफिकेंस में आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है, कि सिग्निफिकेंस में आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है कि किस तरीके से क्या सिग्निफिकेंस रहा। तो देखिए, पहला सिग्निफिकेंस तो क्या था, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री।
प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री, कि इंडिजीनियस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा था। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस था कि बाइकॉट और ब्रिटिश गुड तो दोनों तो एक ही हो गया। ऊपर से आगे हम लोग देखते हैं मास मोबिलाइजेशन, फर्स्ट टाइम मास मोबिलाइजेशन, जो कि आगे जाके गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म देता है मास मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। दूसरा तीसरा हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस की, जो लीडरशिप जो था, कांग्रेस के अलावा डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स इमर्ज हुए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक आ गए थे उस वक्त अरविंदो घोष आ गए थे, लाला लाजपत राय आ गए थे, बिपिन चंद्र पाल आ गए थे। तो जो लीडर्स था, जो सेकंड जनरेशन लीडर्स था, नया लीडर्स इमर्ज हुआ था। ठीक, इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप, नया लीडरशिप उस वक्त इमर्ज हो गया था। ये सिग्निफिकेंस था। आगे सिग्निफिकेंस देखते हैं कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस था, जिससे नेशनलिज्म तो स्टार्ट हो गया था, हम लोग देखे थे कि अर्ली नेशनलिस्ट जो लेटर 1800 में था, 1850 के बाद, 1857 के बाद जो इवॉल्व हुआ था, उसके बाद हम देखे थे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का राइज हो गया था। तो उस वक्त जो था नेशनल, जो कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, अवेकनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, जो नेशनल कॉन्शियसनेस था वो अवेकन हो रहा था। यूनिटी एंड सॉलिडिटी का बात किया गया था, यूनिटी एंड, वैसे उतना यूनिटी तो था नहीं उस वक्त, लेकिन ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन। अब वुमेन एम्पावरमेंट समझिए कैसे, जो क्लोथ था वो कौन लोग जला रहे थे, वुमेन लोग ही जला रही थी। जो गहना था वो लोग, जो औरतें थी वो अपना गहना दान कर रही थी, या फिर जो भी छोटा छोटा इंडस्ट्री था, जैसे घर में सिलाई करना, या फिर जो भी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हो रहा था, तो उन लोग को छुपाना, तो ये सब कौन करते, ये सब वुमेन ही कर रही थी। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त का है, कल्चरल रिवाइवल, कल्चरल रिवाइवल। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भारत माता का पोर्ट्रेट बना, तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जो हमारा एंशिएंट जो इंडिया था, जो हम लोग जो हिंदू ट्रेडिशन था, उसका कल्चर का रिवाइव किया जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस लोगों में दिया जा रहा है। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स तो हम लोग देख ही लिए थे, एजुकेशनल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रिफॉर्म, इसे आप लिख लीजिएगा। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा सिग्निफिकेंस दिखाता है। आपको नोट्स में वैसे डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कीवर्ड्स लिखते चलना है, क्योंकि यही कीवर्ड्स को आपको एक्सपेंड करना है। तो ये था। अब हम लोग सिग्निफिकेंस देख लिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वीकनेसेस क्या है, क्योंकि अब स्वदेशी मूवमेंट तो ठीक है, आगे जाकर के वो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो अपना गोल जो था वो अकॉम्प्लिश करता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनरोलमेंट होता है, लेकिन उस वक्त तो नहीं हुआ था। तो उसका कुछ तो वीकनेसेस रहा होगा, कुछ तो लिमिटेशन रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने छूट गया था, मैं अभी बता देता हूँ, जो उसका नेचर था या फैक्टर था उसमें, फीचर्स था, उसमें एक चीज़ छूट गया था, कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ में भी गया था। जैसे दिल्ली में सैयद ह हैदर रजा थे, आप लिख लीजिए, वो उस पॉइंट में मेंशन कर लेना, अभी मिस कर गया था। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या था ना, दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर रजा थे। पंजाब में आप देखिए तो लाला लाजपत राय थे और अजीत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह थे। तमिलनाडु वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आपको फीचर्स में आपको ये ऐड कर लेना है। ठीक, अब हम लोग वीकनेसेस देखते हैं। वीकनेसेस, कि क्या वीकनेस रहा उस वक्त के, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका क्या वीकनेस रहा। सबसे पहले तो जो ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशन था, वो बहुत मतलब वो सिर्फ बंगाल तक ही फैला था, पूरे इंडिया तक नहीं फैला हुआ था। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच, लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच, तो पहला लिमिटेशन तो यही है। दूसरा लिमिटेशन ये था कि इकोनॉमिक चैलेंज था। अब देखिए एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए यहाँ पे, और लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच में एक प्रॉब्लम और था, कि जो ज्योग्राफी था ना, ये अर्बन एरियाज में ही फैला हुआ था। अर्बन एरियाज में ज्यादा था, रूरल एरियाज में
रूरल एरियाज़ में बहुत कम था मूवमेंट, मतलब मोस्टली जो अपर अपर अर्बन क्लास है या फिर अर्बन मिडिल क्लास है, उसी तक जो स्वदेशी मूवमेंट था वो फैला हुआ था। और इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अर्बन सेंट्रिक ही बोलते हैं। ये बहुत ही अर्बन सेंट्रिक मूवमेंट था। अर्बन सेंट्रिक मूवमेंट, अर्बन सेंट्रिक था ये मूवमेंट। तो ये भी इसका लिमिटेशन था, क्योंकि पूरा इवन इंडिया में तो फैला हुआ नहीं था, सिर्फ बंगाल में था। और बंगाल में सिर्फ कलकत्ता था या ढाका था या फिर जो भी जो उसका अर्बन सेंटर था, वहीं तक फैला हुआ था। दूसरा था इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज। अब इकोनॉमिक चैलेंज ऐसे समझिए, ठीक है हम ब्रिटिश गुड को बायकॉट कर देंगे। अब इसको आप कोरिलेट कीजिए आत्मनिर्भर भारत से, ठीक है हम चाइनीज यूज को बायकॉट कर देंगे या फिर जो भी फॉरेन गुड्स है हम उसे बायकॉट कर देंगे। लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त इंडिजीनियस उतना प्रोडक्शन है कि हम लोग बायकॉट करके अपना जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं पूरा कर सकते। तो वही स्थिति था कि ठीक है आत्मनिर्भर भारत, तो हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन क्या आत्मनिर्भर भारत को अचीव करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस है? तो नहीं है। उसी वक्त सेम ब्रिटिश के टाइम पे भी यही हुआ था कि ठीक है हम बायकॉट तो कर रहे हैं ब्रिटिश गुड, लेकिन हमारे पास इंडिजीनियस प्रोडक्शन उतना नहीं था, उतना हमारे पास स्ट्रॉन्ग और अगर इंडिजीनियस मान लीजिए कोई क्लॉथ था, तो मान लीजिए ब्रिटिश कोई जो ब्रिटिश क्लॉथ था वो मान लीजिए ₹5 में आता है, तो जो इंडियन क्लॉथ था, जो हैंडमेड क्लॉथ था, वो यही इसी टाइम पे ₹100 का आता था। तो आप देखो कि ठीक है, ये बायकॉट उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जो लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन क्या गरीब अफोर्ड कर पाएगा? सेम तरीके से अभी अगर मान लो आप इंडिजीनियस गुड खरीद रहे हो, तो क्या चाइनीज़ कोई गुड है, तो वो आपको ₹5 मिल जा रहा है और इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड गुड जो है, वो मिल रहा है आपको ₹15 में। तो अब भारत अभी भी कोई बहुत अमीर देश तो है नहीं, तो क्या वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये पॉलिसी फेल कर जाता है, जो बायकॉट जो था, वो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं था उस वक़्त बायकॉट करने का। लेकिन इसलिए आप देखोगे कि गांधी जी जो थे, वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं बायकॉट करना। बहुत ही, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि सीधा बायकॉट बायकॉट करने से बायकॉट होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा, सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न मतलब सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी थोड़ी पार्टिसिपेट किया था। बिग-बिग ज़मींदार पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वो सब दिखता। ऊपर से जो मतलब जो लोअर मिडल क्लास है, रूरल मासेस था, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सारा जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ऊपर से एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका वीकनेस ये था कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। पॉलिटिकल पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे, इन दोनों में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। इन दोनों में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, जो हम लोग जा करके देखते हैं सूरत स्प्लिट में। सूरत स्प्लिट जो होता है, सूरत सेशन में जो कांग्रेस स्प्लिट कर जाता है 1907 में, जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये क्या था? ये भी तो एक वीकनेस ही था। उसके बाद था कि सस्टेनेबिलिटी इशू था, कि मतलब इतना रिसोर्सेस नहीं था। जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो विद इन डेज़ ₹50,000 कलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन 50,000 कलेक्ट करने से क्या हो जाएगा? आप कब तक सस्टेन कर पाओगे? ब्रिटिश के पास ह्यूज रिसोर्सेस था, तो वो भी एक दिक्कत था। बस लिमिटेड रीच था, कम्युनिकेशन उतना था नहीं, लिटरेसी बहुत कम था, लो लिटरेसी था, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इंडिजीनियस एजुकेशन तो हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उतना स्कूल्स नहीं था कि हम लोग ब्रिटिश एजुकेशन को बायकॉट कर सके। 1-2 स्कूल ही खुला था, कोई बहुत मास लेवल पे स्कूल तो खुला नहीं था कि हम लोग ब्रिटिश एजुकेशन को बायकॉट करें। तो कुछ दिन लोग बायकॉट किए, फिर से वापस से, क्योंकि ब्रिटिश स्कूल में इनरोल हो गए। तो ये सब जो था रीज़न, ये सब जो कारण था, ये वीकनेसेस था स्वदेशी मूवमेंट का। लेकिन वीकनेसेस के अलावा हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे, कुछ और लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये वीकनेसेस तो था, लेकिन हम लोग वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड, कुछ तो वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। अब देखिए, वे फॉरवर्ड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1857 के बाद फर्स्ट टाइम स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू इन लिमिटेड स्केल, लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट तो हुआ था। तो पहला तो जो वे फॉरवर्ड था, या फिर वे फॉरवर्ड इन द सेंस कर सकते हैं कि जो इसका पॉजिटिव था, यही था। दूसरा वे फॉरवर्ड था कि गांधी के लिए मास मूव एक मासेस का जो था सेकंड जनरेशन लीडरशिप और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, और एक मास तैयार हो रहा था, जो आगे आने वाले 15 साल 17 आप देखोगे कि
जो सीआर दास थे, आगे जाकर के गांधी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप देखोगे कि लाला लाजपत राय होते हैं, फिर जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, होम रूल मूवमेंट लेकर के आते हैं। तो ये सब क्या था, जो सेकंड जनरेशन जो लीडरशिप था, वो स्ट्रेंथन हो रहा था ब्रिटिश को बायकॉट करने के लिए मॉडरेट्स की जगह पे। तो ये सब आप लिखोगे। ऊपर से कल्चरल रिवाइवल का बात लिखोगे कि कल्चर कल्चर को रिवाइव किया गया था, जिससे कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडियंस में आ रहा था। जो इंडियंस लोग था, उसमें से एक ऑलरेडी पहले क्या था, यहाँ के लोगों को इंफीरियर दिखाया जाता था, अनसिविलाइज्ड बोला जाता था। लेकिन जब देखो कि भारत माता का पोर्ट्रे करना, या फिर जो भी इंडिजिनियस इंडस्ट्री है, इसके थ्रू ये दिखाया जा रहा था कि नहीं, हम लोग भी स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में, या फिर जो इसका पॉजिटिव था, वे फॉरवर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव्स में, कि वे फॉरवर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा वही कि सेकंड जनरेशन लीडरशिप को तैयार किया गया था, जो आगे गांधी मूवमेंट में जाकर के पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब चीज़ आप लिखोगे। ऊपर से क्या था कि जो अ, अंग्रेज का जो भी पॉलिसी था, उसको एक्सपोज किया, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल ही था। तो अंग्रेज पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या रीजन दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। लेकिन जो रियल रीजन उसका था, तो रियल रीजन क्या था उसका? रियल रीजन था डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी था अंग्रेज का। तो इस चीज को भी आप ये कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, लिमिटेशंस में एक चीज हम लोग छूट गए कि कम्युनल डिवाइड कहीं ना कहीं था। जैसे कि उस वक्त मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, तो कहीं न कहीं मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट में, बहुत ही लिमिटेड था मुस्लिम का पार्टिसिपेशन। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप लिखोगे, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा चले जाएँगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सीधा आ जाएँगे हम लोग अ, रॉलेट एक्ट पे। रॉलेट सत्याग्रह देखेंगे। रॉलेट सत्याग्रह मुश्किल से आपका 10 मिनट का लेक्चर बनेगा। तो हम लोग रॉलेट सत्याग्रह पे देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एनसीएम स्टार्ट करेंगे। और एक लेक्चर में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि पूरे एक लेक्चर में आपको हम लोग क्या करेंगे कि पूरा रिवॉल्यूशनरी पढ़ाएँगे, ठीक? बाकी चंपारण पे आपको अलग लेक्चर मिलेगा, और पीजेंट मूवमेंट पे आपको हम लोग वो जो सेपरेट टॉपिक है, उसमें सेपरेट कवर करेंगे, लेकिन एक स्टोरी के थ्रू जो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उस तरीके से करेंगे। तो हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह। उसके बीच में जो हम लोगों ने बताया वो देखेंगे, वो अलग लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। अब देखिए रॉलेट सत्याग्रह, हेडिंग दीजिए, रॉलेट 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 सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह जो स्टार्ट होता है, वो क्यों होता है स्टार्ट, आप ये समझिए। तो बेसिक तो आपको पता होगा, पीटी में पढ़े होंगे आपकी, रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है जो रॉलेट एक्ट आता है उसके। तो रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम ऑफ एक्ट। रॉलेट एक्ट का जो पूरा नाम होता है, वो होता है बेसिकली एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990, 1919। ये जो शॉर्ट में रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो इसका फीचर क्या होता है रॉलेट एक्ट? जब आप रॉलेट सत्याग्रह लिखोगे, तो रॉलेट सत्याग्रह का आपको बैकग्राउंड में ये लिखना है कि रॉलेट एक्ट जो आता है, उसके बैकड्रॉप में स्टार्ट होता है। तो रॉलेट एक्ट का जो फीचर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट का जो फीचर है, आपको पता होना चाहिए, और आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा? तो देखिए, इसका जो पहला जो इश्यू था, वो था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को डिटेंशन करेगा 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। मतलब जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर रहेगा, डिटेंशन ऑफ पॉल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के लिए, 2 साल तक पॉलिटिकल प्रिजनर को ट्रायल कर सकता है, डिटेन कर सकता है विदाउट कोई ट्रायल। दूसरा क्या था इसका फीचर? नो अपील। आप अपील नहीं कर सकते, नो अपील। तीसरा था टाइट सेंसरशिप। आपको इसी तरीके से देखिए, रॉलेट एक्ट जब भी आपसे पूछेगा, तो शॉर्ट में ही पूछेगा, लॉन्ग में पूछने का बहुत कम चांस है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैमरा कैमरा ट्रायल विदाउट जूरी। कैमरा ट्रायल विदाउट जूरीज। तो ये सब जो फीचर है, रॉलेट एक्ट का फीचर था। तो इसी के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। कब स्टार्ट हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह जो था, वो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को। 6
अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल से आप आ जाइए 13 अप्रैल। आपको ये दोनों डेट मेंशन करना है जब आप आंसर लिखेंगे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसी दिन जो 13 अप्रैल को ही बैसाखी होता है। बैसाखी होता है और इसी के दिन जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। तो हम लोग थोड़ा-सा इवेंट समझ लेते हैं कि 6 अप्रैल को गांधी जी स्टार्ट करते हैं इसी रॉलेट एक्ट के बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में। ये रॉलेट एक्ट आता है तो उसको गांधी जी ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं और इसीलिए मूवमेंट को क्या करते हैं, गांधी जी स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी कॉल देते हैं कि जितना भी वेरियस सिटीज़ है, हर जगह रैली होता है, लोगों को नेशनल वाइड लॉकडाउन का बात करता है। जो भी लोकल लीडर होता है, जैसे सैफुद्दीन किचलुई और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलुई और डॉक्टर सत्यपाल जो होते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन्हीं को लेकर के 13 अप्रैल को जो बैसाखी मनाया जाता है जलियांवाला बाग में, वहाँ पे लोग जुटे थे और इसी पे जनरल डायर था, गोली चलवाता है। तो ये सब जो ये देखिए, ये सब तो बेसिक चीज़ है। लेकिन हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा सारा कि 13 अप्रैल को ये हुआ था, डायर गोली चलवा दिया, ये सब वो आप जो फ्लो चार्ट है उसमें लिख देंगे। लेकिन जो इसका लिमिटेशंस था, जो रॉलेट सत्याग्रह का जो लिमिटेशंस था, वो हम लोग पहले देखते हैं। फिर ज़ो अच्छा, पहले हम लोग इम्पैक्ट देख लें कि रॉलेट सत्याग्रह का इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। तो जो रॉलेट एक्ट था, उसका हम लोग इम्पैक्ट दे सॉरी रॉलेट एक्ट नहीं, रॉलेट सत्याग्रह का जो इम्पैक्ट है, हम लोग वो देखते हैं। देखिए, जब भी पूछेगा ना तो बहुत चांस है कि शॉर्ट में ही पूछेगा, लॉन्ग में आपसे नहीं पूछेगा ये कभी भी। लॉन्ग में आपसे कभी नहीं पूछेगा। देखिए, पहला इम्पैक्ट तो ये कि गांधी को ये मास लीडर बना देता है। पहला इम्पैक्ट क्या था ये, कि गांधी को मास लीडर बना देता है। मास लीडर। गांधी जी को मास लीडर बना दिया था चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह से तो वो पहचान उनका बनता है, लेकिन जो क्योंकि फर्स्ट नेशनल वाइड मूवमेंट गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह ही था, तो इनको मास लीडर बनाया जाता है। दूसरा था कि ग्राउंड प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अपकमिंग मूवमेंट। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अपकमिंग मूवमेंट। अब जैसे ये जो है प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अपकमिंग मूवमेंट, ये आप लिख सकते हैं। जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप कंक्लूजन में भी ये बात आप लिख सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन भी हो सकता है। इसी चीज को आप कंक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ से। अदर इम्पैक्ट जो था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, जो अब हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। ये क्या था कि जो ब्रिटिशर्स था उसको एलिमिनेट कर दिया था इंडियन से। एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडियंस। आप देखोगे कि इसी वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो अपना केसरी हिंद का उपाधि जो था उनको दे देते हैं, जो गांधी जी का था। रविन्द्रनाथ अपना नाइटहुड का देते हैं। तो इन लोग के पास जो भी टाइटल था सब लोग गिव अप करते छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ये इतना ज़्यादा इम्प्रिंट हो गया था लोगों पे, मतलब कि ब्रिटिश जो रूल था, उससे पहले लोग ब्रिटिश रूल को थोड़ा बहुत तो मतलब लोग एप्रिशिएट करते थे, लेकिन इसके बाद एकदम मतलब ये तय हो गया था कि ब्रिटिश का जाना तय है। ये क्लियर हो गया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है, आज ना तो कल ब्रिटिश जो है देश छोड़ के जाएगा ही। जैसा कि हम लोग देखा, गांधी और टैगोर अपना जो केसरी हिंद का उपाधि है, नाइटहुड का उपाधि है, वो दे देते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, गांधी एंड टैगोर का। अब देखिए, जैसे दूसरा है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि जो गांधीयन मूवमेंट है, किस टाइप से गांधी का मूवमेंट होता है, इसका पहला ग्लिम्स लोग रॉलेट सत्याग्रह में ही लोगों को मिलता था। पीपल गॉट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। ये लिखिए, पीपल गॉट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। तो ये सारा इम्पैक्ट था रॉलेट सत्याग्रह का। अच्छा, इम्पैक्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस था, क्योंकि ऑब्वियस ऑफ द लिमिटेशंस तो कुछ होगा ही। तो हम लोग लिमिटेशंस देख लेते हैं।
आप मान के चलिए कि रॉलेट सत्याग्रह जो है बहुत छोटा, मैं आपसे 8 नंबर का ही पूछा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं आंसर राइटिंग की तरह बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसा आएगा उसी पे हम लोग फ़ोकस करेंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशंस तो यही था कि सर ज्योग्राफिकल रीच बहुत कम था, बहुत ही चुनिंदा जगह, जैसे पंजाब में इसका इम्पैक्ट था। लेकिन हम लोग साउथ इंडिया में देखते, साउथ इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो जो ज्योग्राफिकल रीच था वो बहुत कम था, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन क्या था कि अर्बन एरियाज़ में ही मोस्टली जो जैसे अमृतसर हो गया, तो ये सब एरियाज़ में था। लेकिन जब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल था, बहुत कम था। तो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, पहला जो इसका लिमिटेशंस था, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, कि मतलब अर्बन एरियाज़ में ही था, सिटीज़ में ही था, उसके अलावा नहीं था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत कमी था। हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, जैसा हम लोग एनसीए में यूनिटी देखने को मिलता है, वैसा रॉलेट सत्याग्रह में ये यूनिटी देखने को नहीं मिला था, डिस्पाइट लखनऊ सेशन जो 1916 में हुआ था, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आया था, उसके बाद भी देखने को नहीं मिला था। सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह जो था गांधी जी का, सत्याग्रह जो था ये बहुत ही नया था लोगों के लिए, इंडियंस के लिए। सत्याग्रह वाला स्टाइल कभी इंडिया वाला इंडियंस देखा नहीं था। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि इट इज़ अ हिमालयन ब्लंडर। गांधी जी इसी को बोलते हैं कि इट इज़ हिमालयन ब्लंडर। इसका मतलब क्या है कि लोगों को पहले सिखाना पड़ेगा कि सत्याग्रह कैसे होता है। सत्याग्रह का जो टेक्नीक है, जो नॉन वायलेंस और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो ट्विन जो उसका टेक्नीक है, ट्विन्स जो 2 आर्म्स है सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, वो पहले लोगों को टीच करना पड़ेगा, वो पहले लोगों को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद सत्याग्रह के लिए लोग रेडी होंगे, उसके बाद सत्याग्रह किया जाएगा। और लिमिटेशंस क्या था कि ऑर्गेनाइज़ नहीं था, अन अनऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। जब टॉप ली और एक लिमिटेशन इसका और ये था, कि जब टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, जब टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, तो सेकंड क्लास लीडर नहीं बचा था। जैसे आप क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे, तो जब टॉप लीडर को अरेस्ट किया जाता है, तो एक नेक्स्ट जनरेशन लीडर तैयार रहता है। जैसे लोहिया रहते हैं, तो ये सब तैयार रहता है कि मूवमेंट को, और लोहिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट में, कि मासेस जो था वो रेडी था। लीडरलेस, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखोगे कि लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं। कि मासेस खुद में लीडर बन चुका था तब तक। ट्रेन इतना हो गया था, वो खुद से उसे पता था कि क्या करना है, नहीं करना। लेकिन रॉलेट एक्ट में कुछ पता नहीं था लोगों के पास कि करना क्या है। कोई मतलब अगर तो आप देखो कि जलियांवाला सत्याग्रह, जलियांवाला जो मैसेकर हुआ, उसके पीछे होने का भी एक कारण ये भी था कि कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था लोगों में। और जब टॉप लीडर को अरेस्ट होगा तो सेकंड जनरेशन लीडर नहीं रहता है। तो ये एक इश्यू था। तो ये सब तो अब लिमिटेशंस हो गया। वे फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे कि 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश जो था हंटर कमिटी को बनाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो जनरल डायर का जो एक्शन था उसको कंडेम करता है, बट एज़ सच कुछ होता नहीं है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा, आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि गांधी इसको ब्लैक एक्ट कहते हैं। गांधी इसको क्या कहते हैं? ब्लैक, गांधी इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एक्ट। जो कि ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं कि इट इज़ अ थ्रेट टू सिविल लिबर्टीज़। ब्लैक एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिविल लिबर्टीज़ था, सिविल लिबर्टीज़ था, उसको एक थ्रेट होता है, ठीक? तो इसलिए बोलते हैं, और ये बहुत ही मतलब वायलेंट तरीके से इसको सप्रेस किया जाता है। एंड और उसके बाद जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, वो क्लियर कर देता है कि ब्रिटिश को अब यहाँ से मतलब उसका जो टाइम है बहुत ही लिमिटेड है ऑन द इंडियन साइड। तो ये सब आप कंक्लूजन में डाल दीजिएगा। हम लोग थोड़ा-सा बिहार का देख लेते हैं कि बिहार में क्या था। देखिए, बिहार में जो राजेंद्र प्रसाद थे, जैसे मजनू लत थे, वो सब बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किए थे। पब्लिक मोबिलाइज़ेशन में ये लोग बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किए थे, या फिर जो हड़ताल था, प्रोटेस्ट था, इन सब में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। बेसिकली आपको राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक, इन दोनों का नाम याद रखना है। देखिए, जो भी मास मोबिलाइज़ेशन हुआ था, ये सब जो लोकल पे हुआ था, बिहार में ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था बिहार में। लेकिन वही सब घिसा-पिटा जो पॉइंट्स है कि मास मोबिलाइज़ेशन किया गया था, लीडरशिप बिहार में राजेंद्र प्रसाद या मजनू हक दिए थे, या फिर हड़ताल और प्रोटेस्ट हुआ था 6 अप्रैल को, जो गांधी जी नेशनल वाइड हड़ताल
जब लेकर के जब अनाउंस किए थे, तो वो सब हुआ तो वो सब लिख देना, बाकी कंक्लूजन ये सब लिख देना, डिटेल आपको कंक्लूजन नोट्स में मिल जाएगा। तो हम लोग रॉलेट एक्ट आज खत्म करते हैं। इसके बाद जो हम लोग का है, वो एनसीएम से स्टार्ट करेंगे और सीडीएम फिर खत्म करेंगे। थैंक यू।